जब आपके किसी करीबी ने आपसे झूठ बोला था, तो क्या आपको कभी निराशा फील हुई है? वो कोई भी हो सकता है, आपका फैमिली मेंबर या कोई कोवर्कर, और बाद में आप दिनों तक ये सोचते रहे कि आखिर उन्हें आपसे झूठ बोलने की ज़रूरत क्यों पड़ी। इस समरी में आप ऐसे फैक्टर्स के बारे में जानेंगे जो आपकी ऑनेस्टी यानी सच्चाई को अफेक्ट करते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि इंसान तब तक झूठ बोलता रहता है जब तक कि वो पकड़ा ना जाए। तो इसका क्या मतलब है? क्या धोखा देना इंसान की फितरत है? लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट्स की माने तो ये सरासर गलत है। एक फज फैक्टर भी होता है जो हमारी डिसऑनेस्टी यानी झूठ या धोखे को कंट्रोल करता है। लेकिन फिर ऐसा क्या है जो हमें निराश करता है, और कैसे हमारे फ्रेंड्स का झूठ हमारी सच्चाई को अफेक्ट करता है? क्या हम ग्रुप में काम करते वक्त ज़्यादा ईमानदार होते हैं? क्या हमारी क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस जैसी क्वालिटी हमारी ईमानदारी को अफेक्ट करती है? ये सारे सवाल जो आपके मन में उभर रहे हैं, इनके जवाब इस समरी में देने की कोशिश की गई है। साथ ही आप समझेंगे कि झूठ या धोखे से डील करने के लिए कुछ उपाय भी जानेंगे। आप जानेंगे कि कैसे सुपरविजन और ऑनर कोड यानी सम्मान का कोड हमें और ज़्यादा ईमानदार बना सकते हैं। झूठ बोलने की कई वजहें हो सकती हैं, जिनमें से कुछ जायज़ भी हो सकते हैं और कुछ नहीं। लेकिन झूठ और धोखा एक ऐसी चीज़ है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसकी वजह से कई सोशल प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, जैसे क्राइम। इसीलिए इस बुक को लिखने का मकसद है धोखे और उसके पीछे के कारणों को समझना और ये जानने की कोशिश करना कि वो कैसे सॉल्व की जा सकती है। टेस्टिंग द सिंपल मॉडल ऑफ रैशनल क्राइम। गैरी बेकर एक इकोनॉमिस्ट हैं जिन्हें नोबेल प्राइज से नवाजा गया है। उनकी रिसर्च का सब्जेक्ट क्राइम, डिसऑनेस्टी यानी झूठ और धोखा और चीटिंग पर रहा है। बेकर की बेस्ट थियरीज में से एक है सिंपल मॉडल ऑफ रैशनल क्राइम यानी SMORC। एक दिन बेकर को एक मीटिंग अटेंड करनी थी। जब वो लोकेशन पर पहुंचे तो उन्हें पार्किंग करने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। वो मीटिंग के लिए लेट नहीं होना चाहते थे। मजबूरी में बेकर को अपनी कार रोड के साइड में पार्क करनी पड़ी, जो रूल्स के खिलाफ था। वो जानते थे कि पुलिस उन पर फाइन लगा सकती है, पर वो रिस्क लेने को तैयार थे। मीटिंग के बाद बेकर कुछ देर तक अपनी इस हरकत के बारे में सोचते रहे। उन्हें पता था रोड के साइड में गाड़ी पार्क करना गलत था, पर उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। और इस तरह ये छोटी सी घटना SMORC की फाउंडेशन बनी। बेकर को लगता है कि लोग कोई भी गलती या क्राइम करने से पहले उसके फायदे और नुकसान दोनों देख लेते हैं। ठीक यही लॉजिक सच पर भी अप्लाई होता है। लोग तभी झूठ बोलते हैं जब उन्हें पकड़े जाने पर नुकसान कम और झूठ बोलने में ज़्यादा फायदा नजर आ रहा हो। लेकिन इस मॉडल के साथ एक प्रॉब्लम है। लोग पूरी तरह से लॉजिकल नहीं होते। हम अपनी फीलिंग्स और इमोशंस में आकर भी फैसले लेते हैं, और SMORC इस चीज़ को अनदेखा करता है। 3 रिसर्चर्स ने एक गेम का इस्तेमाल करते हुए, जिसे मैट्रिक्स टास्क कहते हैं, SMORC को टेस्ट करने का फैसला किया। इस टेस्ट में पार्टिसिपेंट्स को मैट्रिक्स नाम के एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से जुड़े 20 सवालों को सॉल्व करना था। पहले एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेंट्स को पेपर पर प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी। उसके बाद वो पेपर उन्हें एक एग्जामिनर को देना था। पार्टिसिपेंट्स को हर सही जवाब के लिए 50 सेंट्स दिए गए। हर पार्टिसिपेंट ने एवरेज में 4 सवाल सॉल्व किए, जिसके बदले में उन्हें $2 मिले। उसके बाद रिसर्चर्स ने श्रेडर कंडीशन ऐड की। इसमें पार्टिसिपेंट्स अपने टेस्ट पेपर फाड़कर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर सकते थे। उसके बाद वो एग्जामिनर को अपना स्कोर बताकर पैसे ले सकते थे। इसमें हर पार्टिसिपेंट ने 6 सवालों को सॉल्व किया, जिसके बदले में उन्हें $3 दिए गए। ये नोटिस किया गया कि रिसर्चर्स ने जब श्रेडर कंडीशन सामने रखी तो स्टूडेंट्स ने झूठ बोलना शुरू कर दिया था। तो स्टूडेंट्स ने झूठ क्यों बोला कि उन्होंने 2 एक्स्ट्रा सवाल सॉल्व किए हैं? वो चाहते तो नंबर बढ़ा सकते थे ताकि उन्हें ज़्यादा पैसे मिले। शायद उन्हें लगा होगा कि यहाँ उन्हें झूठ बोलकर ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है। इस बात को टेस्ट करने के लिए रिसर्चर्स ने हर सही जवाब के लिए पैसे बढ़ा दिए। अमाउंट $1 से $10 के बीच में रख दी गई। SMORC के हिसाब से पैसे बढ़ने के बाद पार्टिसिपेंट्स ने और ज़्यादा चीटिंग करनी शुरू कर दी थी, लेकिन चीटिंग का लेवल लगभग सेम ही था। हैरानी की बात तो ये थी कि जब उन्हें हर सही जवाब के लिए $10 मिले तो एवरेज स्कोर थोड़ा सा कम था। कुछ लोग शायद ये कहेंगे कि पार्टिसिपेंट्स को पकड़े जाने का डर था, इसलिए वो ऐसा झूठ नहीं बोल पाए जिससे कि पता चल सके कि उन्होंने चीटिंग की है। इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए रिसर्चर्स ने अपने एक्सपेरिमेंट को थोड़ा बदला। टेस्ट की शुरुआत में ही रिसर्चर्स ने कहा कि एवरेज स्कोर 8 है। इसका मतलब अब पार्टिसिपेंट्स ये झूठ बोल सकते थे कि उनके सही जवाब का स्कोर 8 तक है। ऐसा करने से कोई उन पर शक नहीं कर सकता था। लेकिन ज़्यादातर पार्टिसिपेंट्स अभी भी सिर्फ 6 सही जवाब देने का दावा कर रहे थे। इसीलिए पकड़े जाने का डर उन्हें रोक नहीं रहा था। इस एक्सपेरिमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये एक कंट्रोल्ड माहौल में किया गया था।
पार्टिसिपेंट्स जानते थे कि वो लोग एक रिसर्च का हिस्सा हैं, इसीलिए उन्होंने अपना बिहेवियर चेंज कर लिया होगा। इसीलिए दो रिसर्चर्स इनाव और ताली ने डिसाइड किया कि वो लोग SMORC को असली दुनिया में टेस्ट करेंगे। वो दोनों इजराइल के एक मार्केट में टमाटर खरीदने पहुंच गए। इनाव जब स्टोर में गईं तो उनके हाथ में एक सफ़ेद छड़ी थी ताकि दुकानदार उन्हें अंधा समझे। SMORC के हिसाब से दुकानदार अच्छे टमाटर छांटकर उन कस्टमर्स के लिए रखेगा जो देख सकते हैं, और जो नहीं देख सकते उन्हें खराब टमाटर देगा। इस बात में लॉजिक था, क्योंकि जो देख नहीं सकता उसे कैसे पता चलेगा कि टमाटर खराब है या नहीं। लेकिन एक्सपेरिमेंट के अंत में रिसर्चर्स ने जब टमाटर चेक किए तो वो एकदम ठीक थे, बल्कि इनाव को दुकानदार ने ज़्यादा अच्छे टमाटर दिए। इससे ये साबित हुआ कि SMORC हमेशा काम नहीं करता। बेशक इंसान नुकसान और फायदे से मोटिवेट होता है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, उसके लिए चाहे चीटिंग ही क्यों ना करनी पड़े। हालांकि यही इकलौता कारण नहीं होता है। हम ना सिर्फ दूसरों की नज़र में बल्कि खुद की नज़र में भी अच्छा दिखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें अच्छा और ईमानदार समझें। साइकोलॉजी में इसे ईगो मोटिवेशन कहा जाता है। फायदा और ईगो मोटिवेशन एक दूसरे के ऑपोजिट जाते हैं, लेकिन हम खुद को ट्रिक करते रहते हैं जब तक कि हम थोड़ी बहुत चीटिंग कर रहे हों। अब जरा उन स्टूडेंट्स पर गौर कीजिए जिन्होंने मैट्रिक्स टास्क में चीटिंग की थी। उन्हें इस चीटिंग का फायदा मिला, लेकिन उन्होंने सिर्फ 2 सवालों के बारे में ही झूठ बोला था। यानी वो खुद को कन्विंस कर रहे थे कि हम तो ईमानदार हैं, बस 2 सवालों के लिए ही झूठ बोला है। फन विद द फज फैक्टर। फज फैक्टर हमारी फाइनेंशियल मोटिवेशन और ईगो मोटिवेशन की बीच की लाइन है। ये चीटिंग का वो मैक्सिमम लेवल होता है जो हमें फील कराता है कि हमारे अंदर अभी भी ईमानदारी बची है। इस बारे में एक जोक बड़ा फेमस है। एक बच्चा था जिसका नाम था जिमी। एक बार उसने अपने क्लासमेट की पेंसिल चुरा ली। टीचर ने जिमी को बहुत डांट लगाई और साथ ही उसके पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म कर दिया। जिमी के पिता ने भी उसे बहुत डांटा फटकारा और कहा कि उसे चोरी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर उसे पेंसिल चाहिए थी तो उनसे कह देता, वो अपने ऑफिस से जितनी मर्जी उतनी पेंसिल लाकर उसे दे देते। इस कहानी से एक चीज़ तो पता चलती है कि बेईमान होना भी अलग अलग सिचुएशन में सही या गलत बन जाता है। अब जैसे जिमी के पिता को ही देख लो। उन्हें जिमी का अपने क्लासमेट की पेंसिल चुराना बुरा लगा, पर वो ये भूल गए कि वो भी अपने ऑफिस से पेंसिल फ्री में ला रहे हैं, जो कि गलत है और एक तरह से चोरी ही है। जो रिसर्चर्स SMORC को स्टडी कर रहे थे, उन्हें ये जोक बड़ा इंटरेस्टिंग लगा और उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना इसे ऐसी कंडीशन में टेस्ट किया जाए जहां लोगों के झूठ बोलने के चांस ज़्यादा हों। रिसर्चर्स ने मैट्रिक्स टास्क को थोड़ा बदलकर ये टेस्ट किया और इसे नाम दिया टोकन कंडीशन। स्टूडेंट्स को पेपर पर जवाब लिखना था और फिर उसे फाड़ देना था। फिर उन्हें बताना था कि उन्होंने कितने सही जवाब दिए हैं। इसके बदले उन्हें छोटे प्लास्टिक टोकन के तौर पर पैसे दिए जाने वाले थे। उसके बाद पार्टिसिपेंट्स एक अलग रूम में जाकर इन टोकन्स के बदले असली पैसा ले सकते थे। टोकन कंडीशन के अंडर स्टूडेंट्स ने एवरेज में 8 सही जवाब बताए, यानी चीटिंग का नंबर डबल हो गया था। इससे पता चलता है कि झूठ को अगर पैसों से अलग कर दिया जाए तो लोग ज़्यादा बेईमान होते हैं। ये डिस्कवरी और भी चिंताजनक थी, क्योंकि हमारी सोसाइटी में दिन ब दिन कैश का इस्तेमाल कम होता जा रहा है। आज के टाइम में ज़्यादातर पेमेंट क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए होती है। शायद लोगों को अब पर्स या वॉलेट चुराने से क्रेडिट कार्ड नंबर चुराना ज़्यादा फायदेमंद लगता है। इसका मतलब कैशलेस सोसाइटी में फाइनेंशियल क्राइम होने के चांस ज़्यादा हैं। रिसर्चर्स को पता चल चुका है कि फज फैक्टर क्या है। अब वो ये जानना चाहते हैं कि लोगों को ईमानदार बनाने का क्या तरीका है। तो जो पहला आइडिया उनके माइंड में आया वो था रिलीजन यानी धर्म का इम्पैक्ट। रिसर्चर्स ने श्रेडर और टोकन कंडीशन के साथ मैट्रिक्स टास्क फिर से क्रिएट किया। फिर उन्होंने एक नई शर्त जोड़ दी। पार्टिसिपेंट्स के एक ग्रुप को 10 बुक्स का नाम बताना था जो उन्होंने टेस्ट देने से पहले अभी हाल ही में पढ़ी हैं। दूसरे ग्रुप को बाइबल का एक लेसन 10 कमांडमेंट्स याद करने को दिया गया। हालांकि सेकंड ग्रुप में जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे, किसी को भी 10 कमांडमेंट्स याद नहीं थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी चीटिंग नहीं की थी। सही जवाब का एवरेज नंबर अभी भी 4 था, लेकिन पहले वाले ग्रुप में हर किसी ने नॉर्मली चीट किया था। तो क्या इसका यह मतलब हुआ कि सिर्फ धार्मिक लोग ही ईमानदार होते हैं? रिसर्चर्स ने यही टेस्ट एक नास्तिक यानी भगवान को ना मानने वाले लोगों की ग्रुप के साथ किया। रिसर्चर्स ने इन्हें मैट्रिक्स टास्क से पहले बाइबल की कसम खाने को कहा, लेकिन इस केस में भी चीटिंग उतनी नहीं हुई थी जितनी रिसर्चर्स को उम्मीद थी। इस एक्सपेरिमेंट से यह साबित हो गया कि मोरालिटी यानी नैतिकता के बारे में याद दिलाने से भी बेईमानी में कमी आती है। इसे और परखने के लिए रिसर्चर्स ने बाइबल के बजाय एक ऑनर कोड यूज किया।
सारे स्टूडेंट्स ने वादा किया कि वो अपने सही जवाब को लेकर झूठ नहीं बोलेंगे, और वाकई में ऐसा हुआ भी। रिसर्चर्स ने पाया कि ऑनर कोड भी झूठ बोलने के चांस को काफी हद तक कम करता है। प्रिंसटन एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां उनका अपना ऑनर कोड है। नए स्टूडेंट्स को एग्जाम के दौरान ईमानदारी के लेक्चर सुनाए जाते हैं, और तो और ऑनर कोड के लिए बाकायदा पूरे 1 हफ्ते का कोर्स कराया जाता है। तो क्या इससे अब ये मानकर चलें कि प्रिंसटन के स्टूडेंट्स बाकी लोगों के मुकाबले ज्यादा ईमानदार होंगे? खैर, रिसर्चर्स ने उनके साथ भी मैट्रिक्स टास्क करके देखा और पाया कि प्रिंसटन के स्टूडेंट्स ने भी बाकी लोगों की तरह चीटिंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रिसर्चर्स ने फिर एक दूसरे ग्रुप को टास्क से पहले उनके ऑनर कोड के बारे में याद दिलाया। इसके बाद इन्होंने पाया कि चीटिंग का लेवल 0% हो गया था। यह ऑब्जर्वेशन दिखाता है कि ऑनर कोड परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। लोगों को हमेशा ईमानदार रहने के बारे में याद दिलाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन चाहे ये एक टेम्परेरी सोल्यूशन है, तो भी लैब एक्सपेरिमेंट में ऑनर कोड काफी इफेक्टिव साबित हुए हैं। ये तो थी लैब एक्सपेरिमेंट की बात, लेकिन असली दुनिया का क्या? रिसर्चर्स ने एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ हाथ मिलाया और लोगों को ज्यादा ईमानदार बनाने की कोशिश की। लेकिन इस कंपनी की एक प्रॉब्लम थी। लोग अपनी कार की माइलेज को लेकर झूठ बोल देते थे। जैसे अगर कार कम माइलेज दे रही है तो लोग इंश्योरेंस कंपनी को कम पैसा पे करते थे। तो रिसर्चर्स ने डिसाइड किया कि वो लोगों को 2 टाइप के फॉर्म देकर एक एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। एक था स्टैंडर्ड फॉर्म, जो कंपनी ने अपने क्लाइंट्स को भेजा था, और दूसरे फॉर्म में सबसे ऊपर ही एक कंडीशन लिखी हुई थी कि क्लाइंट्स को एक स्टेटमेंट साइन करना था जिसमें उन्हें वादा करना था कि वो अपनी गाड़ी की माइलेज को लेकर झूठ नहीं बोलेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में एवरेज क्लाइंट रिपोर्टेड ड्राइविंग 23,700 मील्स थी, जबकि उन फॉर्म्स में जहां ईमानदार बने रहने का वादा किया गया था, सिर्फ 26,100 मील ड्राइविंग ही दर्ज थी। इससे साफ जाहिर होता है कि जब लोग ईमानदार बने रहने का वादा करते हैं तो वो वाकई में ईमानदार रहते हैं। ये सारी डिस्कवरीज आपको चीटिंग से जुड़े क्राइम सॉल्व करने में हेल्प कर सकती हैं। SMORC सजेस्ट करता है कि सजा जितनी बड़ी होगी, क्राइम उतना ही कम होगा। लेकिन अब हमें यह मालूम हो गया है कि फज फैक्टर चीटिंग को कंट्रोल करता है। लेकिन अगर हम किसी क्रिमिनल का फज फैक्टर इन्फ्लुएंस कर दें, तो क्या होगा अगर हम कुछ ऐसा कर सकें जिससे कि लोगों को चीटिंग करना और झूठ बोलना अनकंफर्टेबल लगे? अगर ऐसा हो सके तो इससे टैक्स की चोरी और इंश्योरेंस की धोखाधड़ी जैसे फाइनेंशियल क्राइम कम हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये जेल जाने से ज्यादा सस्ता, आसान और कम हिंसक तरीका साबित होगा। चीटिंग आवरसेल्व्स। हम इंसानों के अंदर एक यूनिक एबिलिटी होती है। हम दूसरों के साथ साथ खुद से भी झूठ बोल सकते हैं। इस एबिलिटी का नाम है सेल्फ डिसेप्शन, यानी खुद को धोखा देना। इसे हम आम तौर पर अपना सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। 1989 में इस बुक के ऑथर डैन अपने फ्रेंड कीन के साथ न्यूयॉर्क से लंदन जा रहे थे। उन्होंने सबसे सस्ती फ्लाइट बुक की थी, जो एयर इंडिया की फ्लाइट थी। केन और डैन जब एयरपोर्ट पहुंचे तो काफी लंबी लाइन थी। केन को एक आइडिया आया। उन्होंने डैन को व्हील चेयर पर बैठने को कहा ताकि वो लंबी लाइन से बच सके, क्योंकि दिव्यांग लोगों को प्रायोरिटी दी जाती है। तो केन ने एक व्हील चेयर उठाई और डैन को उसमें बैठाकर टर्मिनल की तरफ बढ़े। उनके पास अभी टाइम था, तो उन्होंने प्लेन में बैठने से पहले कॉफी पी और सैंडविच खाए। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई। प्लेन में इतनी जगह नहीं थी कि व्हील चेयर आ सके। केन और डैन अजीब सिचुएशन में फंस गए। डैन, जो एक दिव्यांग होने का बहाना कर रहे थे, खुद चलकर अपने सीट तक नहीं जा सकते थे, इसलिए केन को उन्हें गोद में उठाकर उनकी सीट तक पहुंचना पड़ा। ऊपर से एक और प्रॉब्लम यह हुई कि प्लेन का बाथरूम दिव्यांग लोगों के हिसाब से नहीं बना था, तो डैन 6 घंटे की फ्लाइट में कुछ भी खा पी नहीं सकते थे। जब प्लेन लैंड हुआ तो केन को फिर से डैन को गोद में उठाकर दरवाजे तक ले जाना पड़ा, क्योंकि एयर इंडिया वालों के पास कोई व्हील चेयर रेडी नहीं थी, तो उन्हें व्हील चेयर के आने तक इंतजार करना पड़ा। इस पूरे प्रोसेस के दौरान डैन की हालत सबसे ज्यादा खराब हुई। वो ना तो बाथरूम जा सकते थे और ना ही अपने पैरों पर खड़े हो सकते थे। पूरे सफर के दौरान उन्हें एक दिव्यांग बने रहने का नाटक करना पड़ा। ऊपर से उन्हें बेकार में एक्स्ट्रा इंतजार करना पड़ा, क्योंकि एयर इंडिया के पास लंदन में व्हील चेयर अवेलेबल नहीं थी। तो लंदन पहुंचते ही डैन और केन सबसे पहले एयर इंडिया के हेड ऑफिस गए, जहां उन्होंने लंदन में एयर इंडिया के हेड को जमकर लताड़ लगाई और उन्हें इस बात के लिए खूब खरी खोटी सुनाई कि उन्होंने दिव्यांग लोगों के लिए सही बंदोबस्त नहीं किया है। डैन, जो एकदम ठीक थे और अपने पैरों पर खड़े हो सकते थे, लेकिन फ्लाइट के दौरान वो सचमुच खुद को डिसेबल्ड फील करने लगे थे। उस दिन पहली बार उन्हें दिव्यांग लोगों की प्रॉब्लम का अंदाजा हुआ। डैन बेहद शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। इस घटना ने डैन को सेल्फ डिसेप्शन की स्टडी करने के लिए इंस्पायर किया। उन्होंने 2 और रिसर्चर्स के साथ मिलकर एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया।
पार्टिसिपेंट्स को कहा गया कि उन्हें एक सिंपल आईक्यू टेस्ट देना है जिसमें 8 सवाल होंगे। ग्रुप 1 ने टेस्ट पेपर एग्जामिनर को दिया। एग्जामिनर ने टेस्ट पर मार्क करके उन्हें रिजल्ट बताया। ग्रुप 2 वालों ने टेस्ट पेपर में सबसे नीचे अपने जवाब लिखे थे। उन्हें टेस्ट कंप्लीट करके खुद ही मार्क करने को कहा गया था। फिर अपने स्कोर उन्हें एग्जामिनर को बताने थे। बेशक ग्रुप 2 का स्कोर ग्रुप 1 वालों से ज़्यादा था। उनके पास तो चीटिंग को लेकर गिल्टी होने का कोई कारण भी नहीं था। हालांकि ये एक्सपेरिमेंट स्टेज सेल्फ डिसेप्शन के बारे में कुछ नहीं बताता है। एक्सपेरिमेंट के दूसरे स्टेज में पार्टिसिपेंट्स को एक और टेस्ट का जवाब देना था। यह आईक्यू टेस्ट भी पहले वाले की तरह ही था, पर इसमें 100 सवाल थे। दोनों टेस्ट का डिफिकल्टी लेवल भी एक जैसा था। इसके अलावा पार्टिसिपेंट्स को ये प्रेडिक्ट करना था कि उनके कितने जवाब सही होंगे। मान लो आपने पहले टेस्ट में 8 में से 4 जवाब सही दिए, तो इसका मतलब दूसरे वाले में आपका स्कोर 100 में से 50 होगा। लेकिन अगर आपने झूठ बोला कि आपने पहले टेस्ट में 8 में से 6 सही जवाब दिए, तो क्या आपको पता है कि आपका असली स्कोर क्या है? तो क्या आप अब भी ये दावा कर सकते हैं कि आपको दूसरे टेस्ट में ज़्यादा हाई स्कोर मिलेंगे? ग्रुप 2 के पार्टिसिपेंट्स ने अपने प्रेडिक्शन से कम स्कोर किया था। ग्रुप 1 के पार्टिसिपेंट्स का स्कोर उतना ही रहा जितना उन्होंने प्रेडिक्ट किया था। इसका मतलब कि लोग अपनी इंटेलिजेंस को लेकर खुद से ही झूठ बोलते हैं, और ऐसा झूठ बोलते हैं जो उन्हें यकीन भी दिला देता है। लेकिन अगर वो सिर्फ इसलिए झूठ बोल रहे हैं कि झूठ बोलने से उनका कोई नुकसान नहीं होगा, तो क्या? इस बात को टेस्ट करने के लिए रिसर्चर्स ने पार्टिसिपेंट्स को एक्यूरेटली अपना रिजल्ट प्रेडिक्ट करने के बदले $20 का ऑफर दिया। लेकिन इसके बावजूद ग्रुप 2 ने जितना वो एक्चुअल में कर सकते थे उससे ज़्यादा प्रेडिक्ट करके बताया। यानी पैसा भी सेल्फ डिसेप्शन को कम नहीं कर सकता। तो अगर हमें लोगों को उनकी असली स्किल्स का एहसास करवाना हो तो हमें क्या करना चाहिए? रिसर्चर्स ने अपने एक्सपेरिमेंट का एक कंप्यूटराइज्ड वर्जन डिज़ाइन किया। इस बार जवाब पेज के निचले हिस्से में नहीं थे। ग्रुप 2 के पार्टिसिपेंट्स को जवाब देखने के लिए अलग पेज पर क्लिक करना था, जबकि ग्रुप 1 के पार्टिसिपेंट्स के पास अभी भी जवाब तक पहुंचने का कोई जरिया नहीं था। लेकिन इसके बावजूद ग्रुप 2 ने फिर भी चीटिंग की। लेकिन 100 सवाल टेस्ट को लेकर उनके प्रेडिक्शंस रियल थे। उन्हें कंप्यूटराइज्ड टेस्ट में चीटिंग करने के लिए एक अलग पेज पर जाकर क्लिक करना पड़ता था, और ये पहले वाले टेस्ट जितना ईजी नहीं था कि पेज के नीचे जवाब देख लो। इसलिए पार्टिसिपेंट्स खुद को ये बात कन्विंस नहीं कर पाए कि वो ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। सेल्फ डिसेप्शन के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड हैं। इसका एक फ़ायदा ये है कि हम खुद पर ज़्यादा भरोसा करने लगते हैं। सेल्फ बिलीफ होने से हमें स्ट्रेस कम होता है और हम किसी भी तरह का चैलेंज फेस करने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं। ये हमें नई नई चीज़ें ट्राई करने की हिम्मत भी देता है। दूसरी तरफ सेल्फ डिसेप्शन हमें कुछ ज़्यादा ही आशावादी बना देता है। हम ऐसी जिम्मेदारियां भी अपने सर ले लेते हैं जो हम निभा नहीं सकते, या हम अपनी अचीवमेंट के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बोलने लगते हैं। लेकिन यही झूठ बाद में हमें कई मुश्किलों में डाल सकता है। क्रिएटिविटी एंड डिसऑनेस्टी। एक बार 2 रिसर्चर्स इस बात पे बहस करने लगे कि औरतों को किस टाइप की स्टॉकिंग्स पसंद आती हैं। उन्होंने एक मॉल में एक टेबल के ऊपर 4 नायलॉन की स्टॉकिंग्स सजा के रख दी। उसके बाद उन्होंने वहां से गुजरने वाली औरतों से उन चारों में से कोई एक चूज करने को कहा। औरतों ने उन चारों में से एक खास टाइप की स्टॉकिंग्स उठाई और उसे चूज करने के पीछे कई कारण भी दिए। जैसे कि कुछ ने कहा कि उन्हें स्टॉकिंग का कलर पसंद आया, कुछ ने कहा उन्हें स्टॉकिंग का कपड़ा पसंद आया, जबकि असली बात तो ये थी कि चारों स्टॉकिंग सेम थी। और ये बात जब औरतों को बताई गई तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। ये एक्सपेरिमेंट हमारे सामने ह्यूमन नेचर का बड़ा ही इंटरेस्टिंग पार्ट दिखाता है। कई बार हम खुद नहीं समझ पाते हैं कि कोई डिसीजन हमने क्यों लिया, चाहे बेशक बाद में हमें उसके लिए कोई लॉजिकल लगने वाला कारण ही क्यों ना क्रिएट करना पड़े। हमारे ब्रेन का लेफ्ट पार्ट हमारी स्टोरी क्रिएट करने की एबिलिटी को कंट्रोल करता है। यही वो पार्ट है जो हमारे एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन करने के लिए जिम्मेदार होता है। जो इन्फॉर्मेशन हम रिसीव करते हैं उसे यूज़ करके ये ऐसी स्टोरीज क्रिएट कर सकता है जिस पर विश्वास किया जा सकता है। हमारा ब्रेन वाइट मैटर और ग्रे मैटर से बना होता है। ग्रे मैटर हमें सोचने में हेल्प करता है। ब्रेन का ज़्यादातर हिस्सा ग्रे मैटर से बना है। वाइट मैटर ग्रे मैटर के टुकड़ों को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने पैथोलॉजिकल लायर्स पर ब्रेन स्कैन कंडक्ट किए। पैथोलॉजिकल लायर्स वो लोग होते हैं जिन्हें बिना किसी कारण के झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है। इनके मुंह से सच कभी निकलता ही नहीं है। रिसर्चर्स ने पाया कि पैथोलॉजिकल लायर्स में आम लोगों के मुकाबले ग्रे मैटर 14% कम था। यानी ये हो सकता था कि वो सही और गलत के बीच फर्क नहीं देख सकते हैं। ऐसे में उनके लिए झूठ बोलना आसान होगा। रिसर्चर्स ने यह भी पाया कि पैथोलॉजिकल लायर्स में वाइट मैटर की मात्रा 22 से 26% तक ज़्यादा थी। यानी वो अपने ग्रे मैटर की मेमोरी को बड़ी आसानी से एक्सेस कर सकते थे और उससे कनेक्ट हो सकते थे। इस तरह से कनेक्शन बनाना उन्हें झूठ बोलने में और भी एक्सपर्ट और क्रिएटिव बनाता है।
ब्रेन स्कैन दिखाता है कि झूठ बोलने और क्रिएटिव होने के बीच एक कनेक्शन है। झूठ बोलने वाले लोग सबसे बेस्ट स्टोरी टेलर्स होते हैं और ये बात उन्हें मालूम होती है। लेकिन क्या इसका ये मतलब भी है कि क्रिएटिव लोगों के झूठ बोलने के ज़्यादा चांस हैं? इस बात को टेस्ट करने के लिए रिसर्चर्स ने डॉट्स टास्क डेवलप किया। इसमें पार्टिसिपेंट्स को एक कंप्यूटर के सामने बैठना था। कंप्यूटर में उन्हें एक स्क्वायर दिखाया गया जिसके बीच से एक लाइन जा रही थी। स्क्वायर में 20 डॉट थे। पार्टिसिपेंट्स को ये सिलेक्ट करना था कि लाइन के राइट साइड में ज़्यादा डॉट्स हैं या लेफ्ट साइड में। कुछ केस में लेफ्ट साइड में ज़्यादा डॉट्स साफ दिख रहे थे और कुछ में राइट साइड में ज़्यादा डॉट्स थे, जबकि कुछ स्क्वायर में चूज करना मुश्किल था। पार्टिसिपेंट्स को इतना टाइम नहीं दिया गया कि वो डॉट्स काउंट कर सकें, इसलिए वो सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते थे। इस इवेंट से पहले पार्टिसिपेंट्स से एक क्रिएटिविटी और पर्सनालिटी टेस्ट लिया गया। पार्टिसिपेंट्स को पहले स्टेज में 100 प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी, जिसके लिए उन्हें कुछ भी पे नहीं किया गया था। इन रिजल्ट्स की मदद से रिसर्चर्स ये डिसाइड कर सकते थे कि डॉट्स टास्क में पार्टिसिपेंट कितना सही होगा। दूसरे स्टेज में पार्टिसिपेंट्स को पे किया जा रहा था, लेकिन उन्हें सही जवाब के लिए पे नहीं किया जा रहा था। पार्टिसिपेंट्स जब लेफ्ट साइड चूज करते थे तो उन्हें आधा सेंट दिया जा रहा था और राइट साइड चुनने पर 5 सेंट। अब इमेजिन करो कि किसी पार्टिसिपेंट का पहले टेस्ट में एक्यूरेसी रेट हाई था, दूसरे टेस्ट में वही सबसे कम एक्यूरेसी रेट लेकर आता है और साथ में लेफ्ट से ज़्यादा राइट साइड चूज करता है, तो सीधी सी बात है कि वो झूठ बोल रहा है। रिसर्चर्स ने उन प्रॉब्लम्स को ऑब्जर्व किया जो ज़्यादा मुश्किल थे। इसका मतलब था कि लेफ्ट और राइट साइड में डॉट्स सेम थे। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते वक्त क्रिएटिव लोगों ने राइट साइड ज़्यादा चुना था। तब रिसर्चर्स इस नतीजे पर पहुंचे कि क्रिएटिव लोग असल में राइट साइड चुनने के अपने डिसीजन को ईजिली जस्टिफाई कर सकते थे। वो अपने ब्रेन को एक स्टोरी सिखा सकते थे और खुद को कन्विंस कर सकते थे कि राइट साइड में ज़्यादा डॉट्स हैं। लेकिन इससे एक और सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या क्रिएटिविटी ही इकलौता फैक्टर है जो हमारे झूठ बोलने की टेंडेंसी को अफेक्ट करता है? इस बार रिसर्चर्स ने ये पता लगाने की कोशिश की कि क्या इंटेलिजेंट लोग ज़्यादा झूठ बोलते हैं। इसके लिए उन्होंने पहले वाले स्टेज में क्रिएटिविटी टेस्ट को आईक्यू टेस्ट से बदल दिया। लेकिन रिजल्ट देखने पर पता चला कि इंटेलिजेंट लोग नॉर्मल लोगों से ज़्यादा झूठ नहीं बोलते हैं। चीटिंग एज एन इन्फेक्शन, हाउ वी कैच द डिसऑनेस्टी जर्म। 2000 के अंत में अमेरिका में कई फाइनेंशियल घोटाले हुए। कई बड़े बैंक और कंपनी जैसे एनरॉन के अकाउंट का घोटाला सामने आया था। इन्वेस्टमेंट फर्म्स अपने कस्टमर्स को धोखा दे रहे थे और पैसे का बड़ा घपला कर रहे थे। डैन ने इस बारे में गहराई से सोचना शुरू किया कि इतनी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस भी बेईमानी और धोखाधड़ी के केस में क्यों शामिल है, या फिर आजकल गवर्नमेंट इलीगल काम का पता लगाने में कुछ ज़्यादा ही माहिर हो गई है। क्या सोसाइटी में धीरे धीरे सच्चाई और ईमानदारी जैसे मॉरल वैल्यूज़ कम होते जा रहे हैं, या फिर बेईमानी का जहर कंपनियों में तेज़ी से फैलता जा रहा है? डैन तीसरे ऑप्शन को लेकर खास तौर से इंटरेस्टेड थे, खासतौर से तब जब इसका असर लोगों पर भी पड़ रहा था। उन्होंने इस बात को टेस्ट करने के लिए एक वेंडिंग मशीन की मदद ली जो उन्होंने कुछ टाइम पहले ही खरीदी थी। डैन ने वेंडिंग मशीन यूनिवर्सिटी कैंपस में सेट कर दी। आमतौर पर स्टूडेंट्स किसी भी कैंडी वेंडिंग मशीन में $1 डालकर कैंडी ले सकते थे, लेकिन डैन ने मशीन को इस तरह से प्रोग्राम किया था कि इसमें डॉलर डालने पर वापस आ जाता था। मशीन के बगल में एक रिसर्चर अपने लैपटॉप पर काम करने का बहाना करके बैठ गया ताकि वो स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व कर सके। ज़्यादातर स्टूडेंट्स 3 कैंडी लेने के बाद हट जाते थे। ऐसा लग रहा था कि उनका फज फैक्टर उन्हें 2 बार ही चीटिंग करने दे रहा था। मज़े की बात तो ये थी कि आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स मशीन यूज़ करने के बाद अपने फ्रेंड को भी वहाँ लेकर आए और उन्हें मशीन के बारे में बताया। इससे ये भी साबित होता है कि लोगों के लिए तब चीटिंग करना और भी ईजी होता है जब उनका कोई फ्रेंड उन्हें ज्वाइन कर लेता है। हालांकि इंसान का असली फितरत समझने के लिए ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट काफ़ी नहीं है। इंसान के स्वभाव को और अच्छे से जानने के लिए इस एक्सपेरिमेंट को और बेटर तरीके से कंडक्ट करने की ज़रूरत थी। इसलिए डैन ने डिसाइड किया कि वो कुछ बदलाव करने के बाद मैट्रिक्स टास्क यूज़ करेंगे। सबसे पहले उनकी रिसर्च टीम ने सिंपल मैट्रिक्स टास्क यूज़ किया जिसमें कोई कंडीशन नहीं थी। इस बार एवरेज पार्टिसिपेंट स्कोर 20 में से 7 था। उसके बाद रिसर्चर्स ने श्रेडर कंडीशन यूज़ की। अपने पेपर फाड़ने के बाद पार्टिसिपेंट्स ने एवरेज में 12 सवालों को सॉल्व करने का दावा किया। उसके बाद चीटिंग कंडीशन ऐड की गई। उन्होंने एक क्लासरूम में एक्टर रखा जहां बाकी लोग टेस्ट के जवाब दे रहे थे। 5 मिनट बाद वो एक्टर खड़ा हुआ, अपना पेपर फाड़ा और जोर से बोला कि उसने सारे सवालों के सही जवाब दिए हैं। तब तक बाकी स्टूडेंट्स मुश्किल से 5 सवालों के जवाब दे पाए थे। तो यहाँ पर चीटर कंडीशन ने बाकियों की चीटिंग को कैसे अफेक्ट किया? इस बार पार्टिसिपेंट्स ने एवरेज में 15 सवाल सॉल्व किए थे, यानी उनका चीटिंग लेवल 3 सवालों तक बढ़ गया था। लेकिन चीटर कंडीशन के साथ एक प्रॉब्लम है। SMORC दूसरे पार्टिसिपेंट्स के बिहेवियर के लिए कारण प्रोवाइड करता है। चीटर कंडीशन ये दिखाता है कि अगर वो चीट करेंगे तो पकड़े नहीं जाएंगे, यानी उनके लिए चीटिंग की कीमत तो गई,
इसलिए अब ये और ज़्यादा चीटिंग करेंगे। रिसर्चर्स ने अब प्रॉब्लम से निपटने के लिए क्वेश्चन कंडीशन इंट्रोड्यूस किया। इस बार एक्टर खड़ा हुआ और उसने पूछा कि क्या लोग अपने रिजल्ट को लेकर चीट कर सकते हैं और झूठ बोल सकते हैं। एग्जामिनर कहते हैं कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि अब पार्टिसिपेंट्स जानते हैं कि रिसर्चर्स उन्हें पकड़ नहीं पाएंगे। तो क्या अब चीटिंग और ज़्यादा बढ़ जाएगी? क्वेश्चन कंडीशन के साथ पार्टिसिपेंट्स ने कहा उन्होंने एवरेज में 10 सवाल सॉल्व किए थे। इस रिजल्ट में श्रेडर कंडीशन से सिर्फ 2 सवाल कम थे, यानी SMORC चीटर कंडीशन से बेईमानी में हुई बढ़ोतरी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो क्वेश्चन कंडीशन ने बेईमानी का लेवल कैसे कम किया? पार्टिसिपेंट्स को याद दिलाया गया कि वो चीटिंग करने वाले हैं, यानी थोड़ा सा धोखा देकर भी वो ईमानदार लोगों की तरह महसूस नहीं कर सकते थे। ये कंडीशन टेस्ट की शुरुआत में ही ऑनर कोड साइन करने जैसा इफेक्ट पैदा करती है। वेंडिंग मशीन वाले एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि पार्टिसिपेंट्स अपने फ्रेंड्स को अपने झूठ में शामिल कर रहे थे, लेकिन अगर आपका दुश्मन बेईमानी करे तो क्या इफेक्ट होगा? मैट्रिक्स टास्क एक्सपेरिमेंट कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ किया गया था। उनकी एक यूनिवर्सिटी के साथ दुश्मनी थी जिसका नाम था पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी। इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ के बीच हमेशा कंपटीशन रहता था कि कौन पिट्सबर्ग की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है। रिसर्चर्स ने चीटर कंडीशन के साथ दोबारा एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन इस बार एक्टर को पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी की टी-शर्ट पहनाई गई, जबकि बाकी एक्सपेरिमेंट्स में उसे प्लेन टी-शर्ट पहनाई गई थी। बदले हुए एक्टर कंडीशन में स्टूडेंट्स ने 20 में से सिर्फ 9 सवालों के जवाब दिए। चीटिंग का लेवल शडर कंडीशन से सिर्फ 3 सवाल कम था, यानी एक दुश्मन की चीटिंग करने पर स्टूडेंट्स उसे कॉपी नहीं कर रहे थे, बल्कि ईमानदार बनने की कोशिश कर रहे थे। वो दिखाना चाहते थे कि वो अपने दुश्मन से ज़्यादा अच्छे और ईमानदार हैं। ये सभी एक्सपेरिमेंट्स दिखाते हैं कि झूठ और बेईमानी भी एक बीमारी की तरह फैलती है। लेकिन ये तभी होता है जब हमारा कोई फ्रेंड या करीबी झूठ बोलता है, वरना अपने दुश्मन के आगे तो हम कभी बेईमान नहीं बनना चाहेंगे। Why two heads aren't necessarily better than one? जेनिफर एक बड़ी अकाउंटिंग फर्म के लिए काम करती है। पिछले साल की बात है, कंपनी की तरफ से उसे एक एनुअल रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया। ये बेहद इंपॉर्टेंट टास्क था जो उसे दिया गया था। जेनिफर के लिए ये एक बड़ा मौका था खुद की काबिलियत साबित करने का। उसने बड़ी मेहनत से एनुअल रिपोर्ट तैयार की, जितना हो सकता था उतना एक्यूरेट बनाने की कोशिश की। जेनिफर ने रिपोर्ट का ड्राफ्ट अपने बॉस से डेडलाइन से 1 हफ्ते पहले ही भेज दिया था, लेकिन उसके बॉस ने कहा कि उसे नंबर पसंद नहीं आए। उसने जेनिफर को उनमें फेरबदल करने के लिए कहा, यानी जेनिफर के बॉस उसे झूठ बोलने के लिए कह रहे थे। अगर आप जेनिफर की जगह होते तो क्या करते?